कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ ही घंटे के बाद आप फिर से एग्जाम देंगे इकोनॉमिक्स के। तो इस वीडियो के अंतर्गत कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस को याद रखना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस वायरल हो रहा है, यानी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको शेयर किया है, तो आप लोग भी इनको कवर कर लेंगे एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न पत्र में, आपके जब आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सरकार करता है, फिर आरबीआई करती है, या फिर कॉमर्शियल बैंक करती है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो साख का सृजन करने का जो काम होता है वो कॉमर्शियल बैंक का होता है। किसका? कॉमर्शियल बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक जितने भी है। यही व्यावसायिक बैंक क्या करता है? लोगों को ऋण देता है। यही व्यावसायिक बैंक जाता है ऋण लेने के लिए आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास, यानी रिजर्व बैंक के पास। यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, यानी सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, कब, यानी कंडीशन पूछा गया किस हालत में? ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, या फिर तरलता पास की स्थिति में हो, या फिर ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो, या फिर इनमें से केवल ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो और जो होता है तरलता पास की स्थिति हो, तब सट्टा के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है? मुद्रा की जो डिमांड्स होती है वो क्या होती है? असीम होती है। यानी आपका ऑप्शन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। ठीक है, करेंसी प्लस रिजर्व, करेंसी प्लस मांग जमा, करेंसी प्लस मियादी जमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, M1 M2 M4 M3 M4 तक आपको पढ़ाया गया है। M1 M2 M3 और M4। ठीक है, याद आ गया आपको, तो याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा करेंसी प्लस रिजर्व। ये जो है क्या शक्तिशाली मुद्रा है? हाई, मतलब हाई पावरफुल मुद्रा है, हाई पावरफुल करेंसी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि मुद्रा की पूर्ति सम्मिलित है ब्लैंक्स, यहाँ ब्लैंक्स यानी खाली जगह छोड़ा गया है। तो खाली जगह में आपको कौन सा फिट बैठेगा वो आपको बैठाना। ठीक है, तो खाली जगह में जो फिट बैठेगा मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसियां, और हो जाएगा आपका मांग जमा। क्या हो जाएगा? मांग जमा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, क्या कहलाती है? द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, या फिर विनिमय दर, या फिर वास्तविक विनिमय दर, या फिर केवल ए और बी दोनों। तो इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर और विनिमय दर दोनों कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत क्या कहलाती है? विनिमय दर कहलाती है, या फिर द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर कहलाती है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए पूछा गया है ना 2019 का एनुअल एग्जाम में, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है? व्यावसायिक बैंक को, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, या फिर क्षेत्रीय बैंक को, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक को। तो अंतिम ऋणदाता यानी कहीं ऋण नहीं मिलेगा। ये व्यावसायिक बैंक जो है, ये कॉमर्शियल बैंक है, कहीं इसको ऋण नहीं मिलेगा, कहीं कोई कंपनी के पास नहीं मिलेगा, कहीं अगर सरकार का दरवाजा खटखटाएगा वहां भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको ऋण मिल जाता है। कौन सा जगह है? किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास किसी भी हाल में उनको ऋण, यानी जो लोन होता है वो दे ही देता है। तो ये क्या होता है? अंतिम क्या होता है? ऋणदाता होती है, अंतिम ऋणदाता होता है आरबीआई किसी भी व्यावसायिक बैंक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 7th पूछ रहा है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। सही बात है, विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम है, यानी मुद्रा के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ठीक है, तो कारण पूछा गया ये दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, या फिर इसका सार्वभौमिक स्वीकारता है, या फिर मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, सिंपल है। तीनों फिट आपका बैठता है ना, यानी ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। कारण आपको दिया गया, तीनों तो कारण सटीक दिया गया। मुद्रा दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकारता है, मतलब सार्वभौमिक स्वीकार्यता का मतलब ये हुआ कि पूरा मतलब वर्ल्ड पर मुद्रा को माना गया है, स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेबल है। मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, यानी सबसे तरल मतलब क्या है कि मतलब इसको कहीं भी खर्च किया जा सकता है, इसके खर्च में, इसके भाव में, इसके फलों में कहीं रुकावट नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी मुद्रा विनिमय का माध्यम है, क्योंकि ये सब उसके अंतर्गत पाई जाती है, ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पूछा गया कि करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं, इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। कौन
कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, वो आपको चूज करके निकालना। तो यहाँ जो गलत हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। कैसे नहीं होता आंतरिक मूल्य? आंतरिक मूल्य होता है तभी तो चलता है करेंसी ना। आंतरिक मूल्य नहीं होगा तो फिर वो तो क्या हो जाएगा, पब्लिक के बीच चलेगा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात गलत है, ये बात करेंसी नोट के विषय में क्या है, गलत है। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहे गए कथन क्या है, गलत है। किसके कंपेरिजन में, किसके लिए, करेंसी नोट के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 9th क्वेश्चन कह रहा है M1 M1 M2 M3 M4 तक आपको पढ़ाया गया, ठीक है। तो M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के निवल आवधिक जमाएं, ये परिभाषा किसको परिभाषित करती है? 19 और 21 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। M1 देखिए, M1 बराबर हम लोग जानते थे ओडी प्लस डी, ठीक है। तो M2 निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, M2 निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, M3 निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये दोनों को इंडिकेट करेंगे, M2 को और M3 को भी, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी तो ये जो हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे M3 और समस्त मौद्रिक संसाधन, क्या हो जाएंगे, समस्त मौद्रिक संसाधन की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, ठीक है। विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य का मापन, ए और बी दोनों, या फिर मूल्य का संचयन, ठीक है। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य जो हो जाएंगे वो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना, क्या करना है, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये तीनों को शामिल किया जाता है, स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण, ठीक है। तो ये तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ जो है विज्ञान चक्कर काटता, अर्थ विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता, गोल गोल घूमता, ठीक है। किन मतलब अर्थशास्त्री के अनुसार, केन्स, रॉबर्टसन या फिर मार्शल या फिर हर्टर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका मार्शल, यानी मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सिक्कों का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था लीडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? लीडिया में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। क्या है? सर्वग्राह्यता प्राप्त है। ये कथन जो है इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा में घिरा हुआ, ये कथन किसका है वो आपको बताना, नैपकिंस या फिर सेलिगमैन या फिर हार्टले विदर्स। तो ये जो कथन है ये हो जाएंगे कथन सेलिगमैन का। किसका? सेलिगमैन का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती हो। ये किसका परिभाषा है मुद्रा के लिए? ये परिभाषा जो है मुद्रा के लिए है ना, करेंसी के लिए है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है वो आपको बताना, ठीक है। मार्शल, रॉबर्टसन या फिर क्राउथर या फिर एली। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये दी गई है क्राउथर के, किसी ने क्राउथर के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी शब्द मनी, अंग्रेजी शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? मोनेटा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं ना लैटिन शब्द मनी, यानी अंग्रेजी शब्द मनी लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है। तो ये मोनेटा का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो मोनेटा का मतलब होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 17 मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, ठीक है। आकस्मिक कार्य, साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, पूंजी की तरलता, गतिशीलता में सहायक, इनमें से सभी, ठीक है। तो मुद्रा के जो मतलब आकस्मिक कार्य के अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, वो सम्मिलित किए जाते हैं ये तीनों को, यानी साख का आधार को भी, सामाजिक आय के वितरण के आधार को भी और पूंजी की तरलता, गतिशील सहायक को भी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर, मुद्रा वह वस्तु है, क्या है? मुद्रा वह वस्तु है वो आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मुद्रा वो वस्तु है जो मूल्य का मापक हो या फिर जो विनिमय के रूप में स्वीकार की जाए या फिर जो विनिमय का माध्यम हो। इनमें से सभी, बिल्कुल इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, तीनों के तो सटीक परिभाषा है ना, सटीक मतलब बात कर रहा है मुद्रा के बारे में, करेंसी के बारे में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा कौन से गुण है? यानी निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण है? श्रेष्ठ मतलब एक अच्छा क्वालिटी का मुद्रा, अच्छा मतलब आइडियल करेंसी, उपयोगिता, वहनीयता, टिकाऊ या फिर इनमें से सभी। तो
तीनों ना, तीनों के तीनों यानी किसी भी श्रेष्ठ मुद्रा की जो गुण होती है, उपयोगिता भी होती है, उसका उपयोग होता है। ये नहीं कि मुद्रा निकाल के छोड़ दिया गया और कोई पब्लिक उसका इस्तेमाल करता ही नहीं है, जनता के द्वारा उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, उपयोगी नहीं होता, तो ये भी श्रेष्ठ गुण होता है। यानी ये भी एक क्या होता है, गुण होता है श्रेष्ठ मुद्रा का, वहनीयता भी होता है, टिकाऊ भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन से मुद्रा के दोष हैं। ठीक है, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन या फिर वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन या फिर इनमें से सभी। मुद्रा के दोष यानी डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट मुद्रा के जो दोष है वो क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी गणतंत्र को प्रोत्साहन और वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन। यानी जो प्रलोभन होते हैं मतलब जिनकी मतलब एक तरह से ये होते हैं समाज में जिन लोगों का मतलब ज़्यादा मतलब लाभ मिलता है, तो वो लोग का प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, वो लोग को प्रोत्साहन मिलता है और भी वो लोग को हिम्मत मिलता है और भी वो लोग लाभ अर्जित करते हैं। गणतंत्र को प्रोत्साहन भी मिलता है, वर्ग संघर्ष का उदय होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, दोष हैं, डिफेक्ट है किसके, करेंसी के यानी मुद्रा के दोष है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, दोष का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट मतलब कमी। ठीक है, ये दोस्त नहीं बोला आपको, दोस्त यानी फ्रेंड नहीं समझना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है या फिर शामिल है मूल्य निर्धारण करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, मूल्य संचित करना या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी, तीनों के तीनों मुद्रा के कार्य है, तीनों के तीनों मेन फंक्शन है, यानी मेन फंक्शन ऑफ करेंसी दिया गया है। मूल्य का निर्धारण भी कौन करता है, मुद्रा करता है, कितना रुपया में बेचा जाए, कितना रुपया में खरीदा जाए, तो ये क्या करता है, मुद्रा ही करता है। विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, ये भी कौन प्रस्तुत करता है, यानी ये जो मीडियम प्रस्तुत करता है, एक व्यापारी के बीच, एक सेलर और बायर, एक क्रेता और विक्रेता के बीच ये जो मीडियम लाता है, यानी जो मतलब मूल्य का निर्धारण करने का एक माहौल बना देता है, वो कौन बना देता है, मुद्रा बना देता है। ठीक है, मूल्य संचित करना, किसी भी चीज के मूल्य को संचित करके हम लोग भविष्य के लिए रख सकते हैं, तो मुद्रा के ये तीनों के तीनों मेन फंक्शन है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य जो वो क्या है, 12 और 17 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय या फिर मूल्य का मापन, इनमें से सभी, बिल्कुल इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये सब तीनों के तीनों मेन फंक्शन है किसके, मुद्रा के। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन पूछा गया कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से, कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना या फिर उत्पादन एवं रोजगार की वृद्धि में उपाय करना या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे। साख नियंत्रण के मेन पर्पस यानी मेन जो उसका मकसद है, कीमत स्थिरता को स्थापित करना, यानी कीमत स्थिरता का मतलब ये हुआ कि किसी चीज की कीमत अगर 10 रुपया है तो उस चीज को कीमत को आगे नहीं बढ़ाना, 12 रुपया नहीं कर देना, या फिर उस चीज की कीमत को 8 रुपया नहीं कर देना। एक तरह से 8 रुपया करेगा तो मतलब जो कंपनी होगा उसको घाटा लगेगा, अगर 12 रुपया करेगा तो जो पब्लिक है उसको घाटा लगेगा। तो एक बैलेंस के साथ किसी भी वस्तु के मूल्य को, कीमत को स्थिर रखना, उसको स्थापित करना, साख नियंत्रण का क्या रहता है, मेन एम रहता है, मेन पर्पस रहता है, मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय दर स्थापित करना यानी विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। विदेशी विनिमय दर यानी कहने का मतलब ये विदेश से जितने भी सामान खरीदे जाते हैं और जितने भी यहाँ से बेचा जाता है तो उसमें भी एक बैलेंस बना के रखना। ठीक है, ये होता है साख नियंत्रण का मेन पर्पस। उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, रोजगार कैसा मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा देश में हो, तो ये सारा चीज पर जो एक तरह से उद्देश्य होता है, ये सारा उद्देश्य किसका होता है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब चारों कथन, 3 कथन इसमें गलत है, एक ठोस सही है, वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो सही कथन हो जाएंगे वो आपको बताना है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार है। सही बात है, ये भी बात सही है ना। यानी बैंक दर जो होता है, बैंक रेट जो होता है, इस रेट पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो होता है वो व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों को लोन देने के लिए तैयार होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, बैंक दर और ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल, यानी बैंक दर के द्वारा मतलब जो आरबीआई होता है ये बैंक दर को फॉलो करते हुए वो व्यापारिक बैंकों को क्या देते हैं, लोन देते हैं यानी ऋण देते हैं। और ये जो ब्याज दर होता है ना, तो ये ब्याज दर को फॉलो करते हुए व्यापारिक बैंक जनता को यानी आदमियों को, पब्लिक को ऋण देते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक और ब्याज दर और बैंक दर दोनों में काफी डिफरेंस होता है। बैंक दर जो होता है, बैंक दर को कौन मानता है, बैंक का मानता है। बैंक के बीच जो लेन देन होता है उसको कहते हैं बैंक दर। और ब्याज दर क्या हो जाएगा, बैंक और पब्लिक यानी जनता के बीच जो मतलब लेन देन होता है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, वो हो जाएंगे ब्याज दर। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है, बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर है, यानी बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर है। ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया
निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण की परिमाणात्मक उपाय नहीं है? ठीक है, बैंक दर या फिर नैतिक दबाव या फिर खुले बाजार की क्रिया या फिर नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, यानी साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएंगे नैतिक दबाव, किसी पर आप नैतिक दबाव नहीं कर सकते, यानी आरबीआई जो है वो क्या कर नहीं कर सकता, यानी कॉमर्शियल बैंक पर वो उस पर दबाव नहीं डाल सकता, उसमें ऐसा नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर सकता कि उस पर नैतिक दबाव डाला जाए। ठीक है, बैंक दर हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं हो गया, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन हो गया। हाँ, ये तीनों चीज कर सकता है, ये तीनों चीज आरबीआई कर सकता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक के साथ, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये तो एक आजादी हो गया भाई, इसको कैसे आप छीन सकते हैं किसी भी बैंक के माध्यम से, किसी भी बैंक का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई की बात की जाती है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, तो यहाँ आपको 1935 दिया है, 1935 आपको राइट आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27, मौद्रिक नीति का जो संबंध है वो किससे है? सार्वजनिक व्यय से, करों से, या फिर सार्वजनिक ऋण से, या फिर खुले बाजार की नीतियों से, क्रियाओं से। तो इसका जो संबंध है ना, इसका संबंध है खुले बाजार की क्रियाओं से, यानी ओपन मार्केट में क्या क्या एक्टिविटी होती है उसी से रिलेशन रखता है मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति जो होता है इसी को अपना करके आरबीआई जो होता है वो लोन हो गया, ऋण हो गया, कितना रेट होता है, ये सारा चीज पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। क्वेश्चन पूछा गया कि देश में कागजी नोट जारी करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक या फिर औद्योगिक बैंक। ठीक है, तो ये जो काम होता है ना, ये होता है आपका रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का। आरबीआई का काम होता है कागजी नोट जारी करे। ठीक है, ये सरकार का काम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को राइट आंसर कमेंट करना, बिल्कुल आप लोग सही राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है बैंक दर के माध्यम से या फिर खुले बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से, सीआरआर के माध्यम से, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो करता है तीनों ये करते हैं खुले बाजार प्रतिक्रिया के माध्यम से, यानी खुले बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय बैंक साख पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन सा काम करता है, कौन सा कार्य करता है? आर्थिक नीतियों के रूप में, या फिर अवमूल्यन के रूप में, व्यापार नीति के रूप में, इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता, यानी जो आरबीआई है वो क्या है? सरकार का आर्थिक परामर्शदाता कि अर्थव्यवस्था में कौन सा नियम लागू करेंगे जो देश में विकास होगा, अर्थव्यवस्था में कौन सा पॉलिसी लेके आएंगे जो देश में विकास होगा। तो ये आरबीआई सरकार को सलाह देती है, एडवाइस देती है कि आप अर्थव्यवस्था में ऐसा कीजिए, देश में विकास होगा। ठीक है, ऐसा प्रोपोजल लाइए, ऐसा एजेंडा कीजिए, ऐसा प्रोजेक्ट लाइए। ये सारा चीज क्या देता है? सलाह देता है सरकार को, परामर्शदाता है। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह, एडवाइस। परामर्शदाता का मतलब क्या होता है? एडवाइजर, यानी जो सलाह देता है। ठीक है, तो ये जो कौन सा काम करता है? आर्थिक नीतियों के रूप में, और अवमूल्यन के रूप में, व्यापार नीति के रूप में, ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में कौन सा है? ठीक है, साख नियंत्रण की जो कठिनाई होती है, बहुत सारी कठिनाई होती है इसको साख को, क्रेडिट को कंट्रोल करने में। तो ये जो कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है वो आपको बताना। बैंक के साख के अतिरिक्त अन्य साख, या फिर सभी बैंकों का नियंत्रण का अभाव, साख के अभाव का, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हम लोग तो जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 का इसका मतलब स्थापना हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये कब किया गया था? ये जो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल इसी तरह से शानदार तैयारी कीजिए, आप लोग की तैयारी बिल्कुल शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पूछा गया कि नरसिम्हम समिति का संबंध निम्न में से किसमें है? ठीक है, कर सुधार, कृषि सुधार, बैंकिंग सुधार, या फिर आधारभूत संरचना सुधार। तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है बैंकिंग सुधार, यानी नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 26 दिसंबर 1997 को, यानी 26 दिसंबर 1997 को की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, बैंकिंग लोकपाल
लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे मतलब इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सभी अनुसूचित बैंक को, सहकारी बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे तीनों चीज को, यानी अनुसूचित बैंक को या और सहकारी और वाणिज्यिक तीनों को शामिल किया गया है, तीनों को इंक्लूड किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका समक्ष जो क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ। ठीक है, ग्राहक सेवा सुधार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया वो आपको बताना है। तो ये जो समिति हो जाएंगे गोईपोड़िया समिति, यानी गोईपोड़िया समिति का गठन ग्राहक सेवा सुधार हेतु किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था। वर्मा समिति, रेखी समिति, गोईपोड़िया समिति या फिर नरसिम्हम समिति थी। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे 37 का राइट आंसर हो जाएंगे वर्मा समिति। क्या हो जाएंगे? वर्मा समिति ने आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, इनको कौन संरक्षा करता है, सुरक्षा कौन करता है? तो आरबीआई। मैंने आप लोग को शुरू से बोलता आ रहा हूं कि आरबीआई जो है वो हर एक बैंक को कंट्रोल में रखती है, हर एक बैंक का देखरेख करती है, संरक्षण करती है। तो ये हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। नए बैंक को नए लाइसेंस, मतलब कोई भी बैंक अगर स्थापना होती है तो उनको लाइसेंस से लेना पड़ता है ना, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई सरकार के द्वारा मतलब स्थापित बैंक हो। ठीक है, तो उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो लाइसेंस लेने का जो दिशा निर्देश जारी किए थे आरबीआई ने, पहली बार कब किए थे? निजी क्षेत्र में, वो आपको बताना है। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर में। पहले तो सरकारी सेक्टर में था, लेकिन प्राइवेट में भी आप भी बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लाइसेंस से बनाना पड़ेगा आरबीआई से। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1993 को। कब? 22 जनवरी 1993 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी चीज को याद रखना है, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। कोई भी मिस्टेक होता है तो फटाक से आप क्या, पता है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फटाक से क्या लेंगे, फोटो खींचेंगे। ठीक है, यानी फोटो खींचने का मतलब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बैंकिंग सुधार प्रारंभ हुआ। ठीक है, 17 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017। ठीक है, तो बैंकिंग सुधार जो भारत में शुरू हुआ था ना, वो हुआ था 1991 को। कब? 1991 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, ये कब किया गया था? भारत में 14 कितना 14 अनुसूचित बैंकों का, अनुसूचित बैंकिंग यानी व्यावसायिक बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वो कौन सा साल था जब किया गया? ठीक है, तो ये जो किया गया था 1969 में, यानी 1969 में। कब? 1969 में किया गया था। 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया? बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया? तो तीनों समिति का, नरसिम्हम समिति 1991, गोईपोड़िया समिति 1991, वर्मा समिति 1999, ये तीनों समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? सीमित विनिमय क्षेत्र, या फिर आवश्यकताओं की सीमित होना, या फिर आर्थिक पिछड़ेपन से, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं की सीमित होना। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तीनों की तीनों, यानी सीमित विनिमय क्षेत्र भी हो जाएंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानता, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन से लाभ हैं, प्रॉफिट है, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, आपसी सहयोग में वृद्धि, सरल प्रणाली, आर्थिक असमानताएं नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्थिक असमानता भी घट रही है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, और आपसी सहयोग भी बढ़ रहे हैं, सरल प्रणाली भी बन गया। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन पूछा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य का व्यापक अभाव, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये छोटी सी लाइन किन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, ये आपको बताना, ये किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये जो कही गई है, ये कही गई है हार्टले विदर्स के द्वारा, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता
होता है। यानी व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक जो होता है वो प्रमुख कार्य क्या होता है, साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ये काम नहीं होता उसका, ठीक है। अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों को अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अन्य बैंक यानी देखिए व्यावसायिक बैंक से भी छोटे बैंक होते हैं, ठीक है। व्यावसायिक बैंक से भी छोटे बैंक होते हैं, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य क्या है, आप अगर पैसे जमा करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उनका मेन वर्क हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा बैंक वाले का, ठीक है। नहीं व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का मेन कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय यानी कॉमर्शियल बैंक है। 49, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापारिक बैंक के शाखा निर्माण की निम्न में कौन सी सीमाएं हैं, निम्न में कौन सी सीमाएं हैं, देश की मुद्रा की मात्रा, देश के मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता, पसंदीदा ब्याज दर, तो तीनों हो जाएंगे, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन ने हमको सॉल्व किया, यानी हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो लास्ट में आपसे विनती की जाती है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अपन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरी तरह से आप लोगों को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि पूरी तरह से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। जो भी सब्जेक्ट अगर आपका तैयारी अगर कम है तो प्लीज जाकर के आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से तैयारी की जाती है। आप रोज 7 बजे और 8:30 बजे का लाइव क्लास जुड़ेंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।